गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गौरव दुरेजा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको। उम्मीद करता हूं आपने लास्ट तीनों वीडियो देखी होंगी पॉलीमर टॉपिक पे, और आपका जो डाउट होगा वो आप हमें कमेंट में बताएं ताकि हम आपको उस डाउट को सॉल्व कर सकें। तो कल की जो हमारी क्लास थी बच्चों पॉलीमर की, उसमें हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आणविक बलों के आधार पर बहुलक हैं उन्हें चाहे तो 4 भागों में बांट लीजिए, चाहे प्रत्यास्थलक बहुलक, रेशे, ताप सुनम्य बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक, या फिर आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में बांट लीजिए, प्रत्यास्थलक बहुलक, रेशे। तो बात ये आती है ताप सुनम्य बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक को हम क्या कहेंगे? तो बिल्कुल उनके लिए नया वर्गीकरण है, ताप के आधार पर वर्गीकरण। कल की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, हम इसी में उस टॉपिक को करेंगे। तो कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो आप पहले 3 वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद। अब देखिए आप ये वाला टॉपिक हमारा फर्स्ट जो है बहुलक, प्रत्यास्थलक बहुलक। कल मैंने आपको बताया था प्रत्यास्था क्या होती है। प्रत्यास्था किसी पदार्थ का, रबड़ का कोई ऐसा गुण होता है जिससे आप उस पदार्थ को, रबड़ को एक निश्चित सीमा तक खींचते हैं, एक निश्चित सीमा तक खींचते हैं, और जैसे ही आप अपना बाह्य बल हटाते हैं तो वो अपने पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। ये गुण कहलाता है प्रत्यास्था का गुण। किसका गुण कहलाता है? प्रत्यास्था का गुण। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, यदि हम रबड़ को उसकी प्रत्यास्था सीमा से ज्यादा खींच देंगे तो वो रबड़ टूट जाएगी। यदि हम किसी रबड़ को उसकी प्रत्यास्था सीमा से ज्यादा खींच देंगे तो वो रबड़ टूट जाएगी। अगर किसी चीज की, किसी पदार्थ की प्रत्यास्था कम है तो वो जल्दी टूट जाएगा, और अगर उसकी प्रत्यास्था ज्यादा है तो उसे टाइम लग जाएगा उसकी प्रत्यास्था सीमा तक जाने तक। वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक हम उसकी प्रत्यास्था सीमा तक नहीं जाते। क्लियर है बच्चों? तो बस उसी के ऊपर ये बहुलक है। ऐसे बहुलक, ध्यान से सुनिए, ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयों को एक निश्चित सीमा तक खींचा जा सकता है, या यूं कह लो ऐसे बहुलक जिन्हें एक निश्चित सीमा तक खींचा जा सकता है और बाह्य बल हटा लेने पर वह बहुलक पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे बहुलक जिन्हें एक निश्चित सीमा तक खींचा जा सकता है और बाह्य बल हटा लेने पर वे पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, प्रत्यास्थलक बहुलक कहलाते हैं। कौन से बहुलक कहलाते हैं? प्रत्यास्थलक बहुलक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों? इसी के अंदर मैं बात करूं आणविक बलों की, तो प्रत्यास्थलक बहुलकों में कौन सा आणविक बल है? अब देखो बच्चों, आप इस बहुलक को खींच रहे हो, वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब उसके बीच में जो बल लग रहा है वो कमजोर होगा, वो बल दुर्बल होगा। क्लियर है ना? तभी आप खींच पाओगे अगर उसके बीच में जो बल है वो दुर्बल है। यही बात होगी ना? तो आपको कुछ भी नहीं यहां से याद रखना है, इसके बीच जो बल होता है वो दुर्बल आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? दुर्बल आकर्षण बल, जिससे कि वांडरवाल बल, जैसे कि वांडरवाल बल। क्लियर है? वापस देखिए, आणविक बलों के आधार पर वे बहुलक जिन्हें एक निश्चित सीमा तक खींचा जा सकता है प्रत्यास्थलक बहुलक कहलाते हैं। इन पर बाह्य बल हटा लेने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। इसके मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, वांडरवाल बल पाया जाता है।
क्लियर है। अब देखो बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे प्राकृतिक रबड़, मैं आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये बात आपको क्लियर की थी कि जो प्रकृति से रबड़ प्राप्त होती है, पेड़ों से जो रबड़ प्राप्त होती है, उनकी प्रत्यास्था कम होती है। तो जब उस रबड़ को खींचा जाएगा, उसकी प्रत्यास्था कम होगी, तो वो रबड़ आसानी से टूट जाएगी। क्लियर है। प्राकृतिक रबड़ की प्रत्यास्था कम होती है। जब उस रबड़ को खींचा जाएगा तो प्रत्यास्था सीमा से ज्यादा बल लगाने पर वो रबड़ टूट जाएगी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको ये चीज बताई थी, साथ में एक चीज और बताई थी कि प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ अगर हम अभिकृत कर दें, सल्फर के साथ यदि हम अभिकृत कर दें तो इसकी प्रत्यास्था को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है देखो बच्चों, जो रबड़ होती है, प्राकृतिक रबड़ होती है, इनके बीच में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, वांडरवाल बल। क्या पाया जाता है? वांडरवाल बल। इन्हें खींचने पर ये आसानी से टूट सकते हैं, पर जब हम इन्हें सल्फर के साथ अभिकृत करवा देते हैं तब इनके बीच में जो बंध बनते हैं वो होते हैं क्रॉस बॉन्ड्स। कौन से होते हैं? क्रॉस बॉन्ड्स। कौन से बंध होते हैं? क्रॉस बॉन्ड्स, तिर्यक बंध। तिर्यक बंध के आ जाने पर इनकी प्रत्यास्था बढ़ जाती है और यह आसानी से नहीं टूटते। तो प्रत्यास्था बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तिर्यक बंधों को बहुलकों में शामिल करवा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रबड़ का वल्कनीकरण। वापस देखिए, वे बहुलक जिन्हें बाह्य बल लगाने पर एक निश्चित सीमा तक खींचा जा सकता है और यदि हम बल हटा दें तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, प्रत्यास्थलक बहुलक कहलाते हैं। इनके बीच में दुर्बल आकर्षण बल, वांडरवाल बल पाया जाता है। एग्जाम्पल प्राकृतिक रबड़, जिसकी प्रत्यास्था कम होती है, सल्फर के साथ अभिकृत करवाते हैं तो इनके बीच में क्रॉस बॉन्ड्स, तिर्यक बंध आ जाते हैं, जिस कारण इनकी प्रत्यास्था बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है रेशे। रेशे बच्चों आपको पता है कि वस्त्र उद्योग में काम आते हैं। वस्त्र उद्योग में हम रेशों का उपयोग करते हैं, कपड़े निर्माण में हम रेशों का उपयोग करते हैं। आप सबने सुना होगा। अब रेशों का वस्त्र निर्माण में उपयोग हो रहा है, मतलब ये वो बहुलक हैं जिन्हें वस्त्र में हम उपयोग कर सकते हैं, वस्त्र निर्माण में इनका उपयोग हम कर सकते हैं। इसका मतलब इन बहुलकों के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो दुर्बल नहीं होगा। दुर्बल होगा तो वस्त्र उद्योग में हम इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे ना। तो इसके बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है बच्चों, वो होता है प्रबल आकर्षण बल। कौन सा होता है? प्रबल आकर्षण बल। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है। दूसरे जो बहुलक हैं वो है रेशे। इनका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। इनके मध्य जो पाया जाने वाला बल है वो प्रबल आकर्षण बल है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध है। प्रबल आकर्षण बल का मतलब है कि इनकी तनन सामर्थ्य ज्यादा है। इनको हम जितना मर्जी इनको हम एक निश्चित सीमा से अधिक खींच सकते हैं। यह आसानी से नहीं टूटेंगे, यह बहुलक आसानी से नहीं टूटेंगे। वापस देखिए, प्रबल आकर्षण बल, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध या प्रबल आकर्षण बल के कारण इनकी तनन सामर्थ्य, इनको खींचने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। तनन सामर्थ्य क्या होती है? इनकी ज्यादा होती है।
तनन सामर्थ्य क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, आपने सुने होंगे नाइलॉन, आपने नाइलॉन वर्ड का यूज किया होगा, नाइलॉन के कपड़े हैं। टेरिलिन धागे का भी नाम सुना होगा। ये सब क्या है, बहुलक हैं। नायलॉन में भी दो तरह के नायलॉन पाए जाते हैं, नायलॉन 66 और नायलॉन 26, ये और एक नायलॉन 6 भी होता है। ठीक है, नायलॉन 66, नायलॉन 26, नायलॉन 6, ये सब आपको मैं आगे बताऊंगा, सब अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आपको ये दो एग्जांपल याद रखने हैं, नायलॉन और टेरिलिन। क्लियर है बच्चों? अब जिसने तो 6 पॉइंट करने हैं बहुलक वर्गीकरण के, उसका तो चौथा पॉइंट यहां पर खत्म हो जाता है। जिनकी किताबों में 6 पॉइंट हैं, उनका 5वां पॉइंट बनेगा ताप के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? ताप के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, और जिसका आणविक बलों के आधार पर 4 बहुलक हैं, उनका तीसरा पॉइंट होगा, मतलब थर्ड एग्जाम्पल होगा उनका ताप सुनम्य बहुलक। कौन सा होगा? ताप सुनम्य बहुलक। देखिए बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, सुनम्य का मतलब एक होता है सौम्य। क्या होता है? सौम्य, मतलब नरम, मतलब मुलायम। ताप देने पर जो बहुलक सुनम्य हो जाए, सौम्य हो जाए, या नरम हो जाए, या मुलायम हो जाए, वो किस श्रेणी में आएंगे? ताप सुनम्य बहुलक की श्रेणी में आएंगे। किसकी श्रेणी में आएंगे? ताप सुनम्य बहुलक की श्रेणी में आएंगे। इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसे बहुलक जिनका ताप बढ़ाने पर, ऐसे बहुलक जिनका ताप बढ़ाने पर वह बहुलक नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, या सौम्य हो जाते हैं, ताप सुनम्य बहुलक कहलाते हैं। कौन से बहुलक कहलाते हैं? ताप सुनम्य बहुलक कहलाते हैं। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा बच्चों, पॉलीएथीन आपने देखी होगी, बहुत आपने सबने पॉलीएथीन को जलाकर भी देखा होगा। आप पॉलीएथीन को जलाते हो तो वो एक द्रव के रूप में गिरनी शुरू हो जाती है, मुलायम सी हो जाती है वो। कभी उसको हाथ मत लगा लेना, वो आपके चिपक भी जाएगा। उसका मैं रीजन बताता हूं क्यों। ठीक है बच्चों, पॉलीएथीन या एथीन से बनने वाले सब बहुलक इसमें आएंगे। पीवीसी है, चाहे पॉलीस्टायरीन है, सब इसी की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जब हम क्या करते हैं, ताप देते हैं पॉलीएथीन को, तो वो गर्म हो जाती है, मुलायम हो जाती है। उसके बाद हम उसे किसी भी आकार के बर्तन में डाल दें तो वो सूखने के बाद, ठंडा होने के बाद उसी आकार को ग्रहण कर लेती है, उसी आकार को ग्रहण कर लेती है। इसका रीजन देखो क्या है। ताप सुनम्य बहुलक के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है, जो आणविक बल पाया जाता है, वो प्रत्यास्थ बहुलकों से तो ज्यादा होता है और रेशों से कम होता है। प्रत्यास्थ बहुलकों से तो ज्यादा होता है और रेशों से कम होता है। क्या ये बात क्लियर है? देखिए बच्चों, वे बहुलक जिन्हें ताप देने पर वो सौम्य, नरम, मुलायम हो जाते हैं, ताप सुनम्य बहुलक कहलाते हैं। ताप सुनम्य बहुलक कहलाते हैं। इन्हें आप किसी भी बर्तन में, किसी भी आकार के सांचे में डाल दीजिए तो क्या होगा? उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। ऐसे बहुलक ताप सुनम्य बहुलक है। ऐसा होता क्यों है? इनके बीच का जो आकर्षण है वो प्रत्यास्थलक बहुलकों से तो ज्यादा होता है और रेशों से कम होता है। इन दोनों के बीच का आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल में बच्चों, पॉलीएथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, जिसे पीटीएफई कहा जाता है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, और जिनका 5वां चल रहा है उनके लिए सेकंड पॉइंट।
ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ वर्ड के लिए आप यूज करते हैं कठोर। क्या यूज करते हैं? कठोर। देखिए बच्चों, ताप दृढ़ बहुलक जो है ये बिल्कुल ही ताप सुनम्य बहुलकों का उल्टा है। क्लियर है ना? आपको क्या लिखना है? ऐसे बहुलक जिनका ताप बढ़ाने पर वो मुलायम नहीं होते और उन्हें बार बार किसी भी आकृति में नहीं ढाला जा सकता। ताप सुनम्य में तो आप उनको कोई भी आकृति में डाल रहे थे, जबकि ताप दृढ़ में ऐसा नहीं होता। ये बहुलक कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। इनका ताप बढ़ाने पर ये बहुलक मुलायम नहीं होंगे। इन बहुलकों को बार बार किसी अन्य आकृति में डाला नहीं जा सकेगा। इसका रीजन देखिए क्या है? इसका रीजन है इसके बीच में पाया जाने वाला आणविक बल। क्या रीजन है? पाया जाने वाला आणविक बल। देखिए बच्चों, ताप दृढ़ बहुलकों के बीच में जो आणविक बल पाया जाता है वो होता है क्रॉस बॉन्ड का। क्या होता है? क्रॉस बॉन्ड का। क्या होता है? क्रॉस बॉन्ड, जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं तिर्यक बंध। क्या कहते हैं? तिर्यक बंध पाए जाते हैं। तिर्यक बंध से आपको कुछ याद आया? हमने कल एक एग्जाम्पल किया था बेकेलाइट। बिल्कुल इसका भी वही एग्जाम्पल है, बेकेलाइट। क्या एग्जाम्पल है? बेकेलाइट। बनाएंगे इसको भी हम। फिलहाल आपको याद रखना है ताप दृढ़ बहुलक, यह ताप सुनम्य बहुलक के बिल्कुल विपरीत है। इन बहुलकों का ताप बढ़ाने पर यह क्या करते हैं? मुलायम नहीं होते और इन्हें बार बार किसी अन्य आकृति में डाला भी नहीं जा सकता। इन्हें क्या किया जाता है? और ऐसा क्यों होता है? सच इनमें क्या हो? क्रॉस बॉन्ड्स या तिर्यक बंध पाए जाते हैं। और ये बंध क्या होते हैं? मुलायम नहीं करने देंगे, बल्कि ये टूट जाएंगे। सीधा टूटेगा ही। बेकेलाइट को गर्म करोगे वो मुलायम नहीं होगा, वो टूट ही जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर पहली बारी में बेकेलाइट को स्विच का आकार हमने कैसे दे दिया? स्विच का आकार हमने कैसे दे दिया? तो देखिए बच्चों, इसके लिए यूज किए जाते हैं अर्धद्रव। क्या यूज किए जाते हैं? अर्धद्रव। जब कोई बहुलक अर्धद्रव के रूप में होता है या जो पूरा ठोस में कन्वर्ट नहीं हुआ होता, अर्धद्रव के रूप में होता है, तब उसे एक आकृति दे दी जाती है। उन आकृति देने के बाद उसमें तिर्यक बंध बनने शुरू होते हैं और वो उस संरचना में ढल जाता है। अब वो ढल चुका है उस संरचना में, अब हम उसको गर्म करके पिघला नहीं सकते, वो डायरेक्ट टूटेगा, हम उसे नई आकृति में नहीं डाल सकते। इन बहुलकों को बनाने में, इन बहुलकों से कोई सामान बनाने में अर्धद्रवों का उपयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। इन्हें बनाने में अर्धद्रवों का उपयोग होता है। तो चारों पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है कईयों के लिए 5th और कईयों के लिए 6th, जैसा जिसकी बुक में जो हो। ठीक है, अपने SCRT के हिसाब से तो 6th पॉइंट ही है। क्लियर है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट भी बच्चों यही है, बहुलकन की विधि। सबसे पहले आपको याद आएगा कि फर्स्ट डे हमने इसके 3 नाम पढ़े थे, बहुलकन, बहुलकीकरण और बहुलीकरण। सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि बहुलकन की विधि है, मतलब बहुलकन क्या है? बहुलक निर्माण की प्रक्रिया है। बहुलकन की विधि के आधार पर इन्हें बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, योगात्मक बहुलक
और संघनन बहुलक और इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।